हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 तक हम पहुंच गए हैं। इसका मतलब हमने 3 चैप्टर निपटा दिए हैं, प्रॉपर सब कुछ करवा दिया है मैंने। ठीक है ना। फिर भी अगर आपको लगता है कोई चीज छूट गई हो गलती से तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसे करवा दूंगा। ठीक है ना। अभी हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 4 आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण। ठीक है ना, या ये बोल सकते हो आंकड़ों का संगठन। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। हमारे पास ये चैप्टर है और 3 चैप्टर निपटने के बाद बच्चा देखो अब जो थ्योरी आने वाली है इस चैप्टर के बाद से, यानी इसी चैप्टर से लगा लो, काफी आसान थ्योरी होगी। ठीक है, आराम से याद हो जाएगी। ये चैप्टर भी अगर देखा जाए पेज पलटोगे अगर आप अपनी बुकों में, तो ये चैप्टर काफी बड़ा आपको दिखने वाला है। मैं सच बताऊं, जितने हमने 3 चैप्टर पहले पढ़े हैं ना, उससे काफी आसान चैप्टर है। बहुत छोटा चैप्टर है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा हुआ है चैप्टर। जैसे पहले हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम चर, फिर श्रृंखला, इस टाइप से पढ़ा जाता है चैप्टर। ठीक है ना, और काफी काफी ज्यादा आसान है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण यानी आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इंग्लिश में बोलते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं उसे। पार्ट नंबर 1। ठीक है, सबसे पहला है वर्गीकरण होता क्या है। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। क्या चीज? क्लासिफिकेशन। कोशिश करो वर्गीकरण के ब्रैकेट में क्लासिफिकेशन लिख लो। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए इंग्लिश में भी। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? उसने बोला आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर। कैसे? उनकी विशेषताओं के आधार पर, उनकी समानताओं असमानताओं जो भी है उनके आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। यानी आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर, किसके आधार पर? उनकी विशेषताओं के आधार पर क्या करना? विभिन्न वर्गों में, विभिन्न भागों में विभाजित करने की क्रिया को वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लियर है यहां तक? डन। आगे चलते हैं। वर्गीकरण के उद्देश्य यानी वर्गीकरण क्यों किया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासिफिकेशन का। तो सबसे पहले आंकड़ों को सरल व संक्षिप्त बनाना। आंकड़ों को सरल और संक्षिप्त मतलब होता है छोटा बनाना। ठीक है ना, ताकि छोटे आंकड़ों को मतलब कम आंकड़ों को पढ़ा जा सके और सरलता से पढ़ा जा सके। तो आंकड़ों को सरल व संक्षिप्त बनाना, ये इसका उद्देश्य होता है वर्गीकरण का। आंकड़ों को तुलना योग्य बनाना ताकि आप कंपैरिजन कर सको, आंकड़ों के बीच में कंपैरिजन कर सको, तो तुलना योग्य बनाने के लिए वर्गीकरण किया जाता है। उसके अलावा आंकड़ों की समानताओं और असमानताओं को स्पष्ट करना, यानी आंकड़ों की जो समानताएं हैं असमानताएं उनको बताना। ये बोल सकते हो उपयोगिता को और विभेदकारी को बताना। उपयोगिता मतलब हो गया समरूपता बताने, समानता बताने की बात कर रहा है, और विभेदकारी मतलब असमानताओं की बात कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट कवर हो जाते हैं आपके टीआरजन के। उपयोगिता और विभेदकारी को बताता है। ठीक है ना। उपयोगिता का मतलब क्या हुआ? समानताओं को बताना। किसको बताना? समानताओं को बताना। और उसके अलावा विभेदकारी का मतलब क्या हुआ? जो जो अंतर होता है, जो असमानताएं होती है उसे बताना। तो ये पॉइंट इसके अंदर ही कवर हो जाता है। क्लियर? आंकड़ों को आकर्षक और प्रभावशाली बनाना, आंकड़ों को एट्रैक्टिव बनाना। क्या बनाना बेटा? एट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनाना। इसको ये भी इस पॉइंट के अगला पॉइंट मतलब आपका आता है। ठीक है ना। चलो, उसके अलावा आंकड़ों को वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित करना ताकि उनकी विश्वसनीयता बढ़ सके। और लास्ट पॉइंट है आंकड़ों की विभिन्न विशेषताओं में पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करना, यानी आंकड़ों की विभिन्न विशेषताओं में, ठीक है ना, क्या करना? पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करना, उनके बीच में रिलेशन क्या है उसको स्पष्ट करना। तो हमने तो अभी तक क्या पढ़ा? वर्गीकरण क्या होता है? आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों, विभिन्न भागों में विभाजित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। समझ में आ गया? यहीं पे याद हो जाए ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, बात के लिए मत छोड़ो, यहीं पे आराम से समझ लो उसे। उसके अलावा वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? आंकड़ों को सरल व संक्षिप्त बनाना। नंबर 2, आंकड़ों को तुलना योग्य बनाना, यानी कंपैरिजन हो सके। नंबर 3, आंकड़ों की समानताओं तथा असमानताओं को स्पष्ट करना। आंकड़ों के जो समानता असमानता होते हैं उसे स्पष्ट करना, मतलब उपयोगिता और विभेदकारी। ठीक है, उद्देश्य होता है इसका। उसके अलावा आंकड़ों को आकर्षक और प्रभावशाली बनाना। उसके अलावा आंकड़ों को वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित करना ताकि उनकी विश्वसनीयता बढ़ सके। और आंकड़ों की विभिन्न विशेषताओं में, आंकड़ों की जो विभिन्न विशेषताएं हैं उनमें पारस्परिक संबंध स्पष्ट करना, यानी आंकड़ों की जो विशेषताएं हैं उनमें रिलेशन ढूंढो, पारस्परिक संबंध ढूंढो, इनको स्पष्ट करो। ठीक है ना, वो यहां पे आता है बेटा, वर्गीकरण के अंदर आता है। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? फटाफट से नोट डाउन करिए आप सबके सब। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक अच्छे या आदर्श वर्गीकरण की मुख्य विशेषताएं क्या होती है? ठीक है ना। तो एक अच्छा वर्गीकरण किसे बोलते हैं? सबसे पहला, वर्गीकरण अनुसंधान के उद्देश्य के अनुरूप यानी अनुकूल होना चाहिए।
यानी जो वर्गीकरण है वो क्या होना चाहिए आपका, अनुसंधान, यानी जो आप इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो, जो रिसर्च करने जा रहे हो, उसके अनुरूप या अनुकूल होना चाहिए, उसके हिसाब से होना चाहिए। क्लियर है? तो जो वर्गीकरण है उसके हिसाब से होना चाहिए जिस तरह का आप इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो। व्यापकता, वर्गीकरण इतना व्यापक होना चाहिए, यानी वो इस प्रकार का होना चाहिए कि कोई भी इकाई वर्गीकरण से बाहर ना रहे, यानी कोई भी इकाई छूटनी नहीं चाहिए, वो किसी ना किसी वर्ग में आ जानी चाहिए, किसी ना किसी भाग में आ जानी चाहिए। क्लियर हो गया? उसके बाद पॉइंट नंबर 3, सजातीयता, यानी एक वर्ग की जो, जैसे मान लो एक कॉलम है तो उस वर्ग में सभी इकाइयां समान गुण वाली होनी चाहिए। ठीक है? अगर इसमें आई की बात करें तो आई की बात करेंगे, वहां पे वो फिर एज नहीं आ जाएगी। आई मतलब इनकम की बात कर रहे हो तो इनकम ही रहेगी इस कॉलम में, कोई दूसरी चीज नहीं आ जाएगी साथ में। ठीक है ना? तो पहला वर्गीकरण अनुसंधान के उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए। ठीक है? उद्देश्य के अनुसार यानी अनुकूल होना चाहिए। ठीक है? अनुरूप होना चाहिए। उसके अलावा व्यापकता, वर्गीकरण इतना व्यापक होना चाहिए कोई भी इकाई वर्गीकरण से बाहर ना रह पाए। सजातीयता, प्रत्येक वर्ग यानी जो वर्ग होगा उसकी सभी इकाइयां समान गुण वाली होनी चाहिए। उसके अलावा वर्गीकरण अत्यंत स्पष्ट होना चाहिए, वर्गीकरण अत्यंत स्पष्ट होना चाहिए। स्थिरता, एक प्रकार की जांच का वर्गीकरण का आधार एक जैसा होना चाहिए। मान के चलो आपने कोई जांच करनी है, उसके लिए आधार आपने ये चुना हुआ है, तो उससे रिलेटेड अगर जांच होगी तो एक ही जैसा आधार लेना है। यानी आपको जो आधार है, जिस बेसिस पे आप मतलब जांच कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन करो, जिस बेसिस पे, वो बेस बार बार चेंज नहीं करना है। अगर एक जैसी चीज है तो उनके लिए एक ही जैसा बेस यूज करो। क्लियर हो गया ना? अब देखो थ्योरी, देखो ना ध्यान से देखो, ज्यादा कठिन नहीं है थ्योरी, थ्योरी बहुत आसान है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। एक्चुअली मेरे पास नोट्स अवेलेबल नहीं है अभी। ठीक है ना? मैं खुद से बना रहा हूँ, जैसे जैसे तैसे बुक्स पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना? और उसके हिसाब से आपके लिए नोट्स तैयार कर रहा हूँ, ताकि एक बार यूट्यूब पे अगर एक बार वीडियोस अगर चढ़ जाएगी तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, है ना? तो चलो दोस्तों यहाँ पे पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5। ठीक है ना? 5 एक बार दोबारा पढ़ते हैं। स्थिरता में क्या है? तो एक प्रकार की जांच के वर्गीकरण का आधार एक जैसा होना चाहिए। तो जांच का जो आधार होना, अगर एक जैसी आइटम है तो उसके लिए आधार भी एक जैसा होना चाहिए। बार बार चेंज मत करो कि इसके लिए हम ये वाला बेस मानेंगे, उसके लिए बेस मानेंगे, ऐसा नहीं होता। लोचशीलता, यानी वर्गीकरण इस प्रकार का होना चाहिए कि परिवर्तित परिस्थितियों में, अगर परिस्थितियों में चेंजेस आ जाते हैं, परिस्थितियों में अगर कोई चेंज आता है तो उसमें भी उद्देश्य के अनुसार वर्गों को कम या अधिक किया जा सके। तो अगर परिस्थितियां अगर चेंज होती है तो उसके हिसाब से आप वर्ग बढ़ा या घटा सको, ऐसी लोचशीलता नहीं, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो वर्गीकरण अनुरूप और अनुकूल होना चाहिए, ये हो गया। व्यापक होना चाहिए वर्गीकरण, सजातीयता होनी चाहिए, उसमें एक ही वर्ग में एक जैसी चीजें होनी चाहिए, एक ही आइटम से, मतलब एक ही चीज से रिलेटेड। वर्गीकरण स्पष्ट होना चाहिए, उसमें स्थिरता होनी चाहिए, जो बेस होगा वो स्थिर होना चाहिए एक टाइप की चीजों के लिए। और लोचशीलता, यानी हम उसको, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि हम उसको कम ज्यादा कर सके। क्लियर हो गया? फटाफट से नोट डाउन करो भाइयों, फटाफट से। ठीक है? इसमें इंक भी खत्म होगी इंक इसकी। चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं। वर्गीकरण की विधियां या वर्गीकरण का आधार क्या है? तो वर्गीकरण जो किया जाता है वो भौगोलिक आधार पर किया जाता है। इनके और भी नाम है। ठीक है? मतलब जैसे इसको और भी बोलते हैं, इसको कुछ और भी बोलते हैं, इसको भी कुछ और बोलते हैं, तो जब मैं इनको समझाऊंगा तब मैं लिख दूंगा। ठीक है ना? अभी भौगोलिक वर्गीकरण, समयानुसार वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण और मात्रात्मक वर्गीकरण। ठीक है ना? ये 4 तरह के वर्गीकरण है। उसके बाद वर्गीकरण ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो भौगोलिक मतलब स्थान के आधार पे, समय अनुसार मतलब समय के आधार पे, टाइम के अनुसार, गुणात्मक मतलब गुण के यानी उसकी विशेषताओं के आधार पर, और मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी के आधार पर। तो 4 तरीके से वर्गीकरण किया जा सकता है। क्लियर हो गया? फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है भौगोलिक। ठीक है? जिसको स्थानिक वर्गीकरण भी कहते हैं। तो इस प्रकार का वर्गीकरण विभिन्न आंकड़ों के बीच स्थित भौगोलिक अथवा स्थान से संबंधित भिन्नता के आधार पर किया जाता है। यानी जब स्थान के आधार पे या क्या बोला उसने, भौगोलिक स्थिति के आधार पर आप क्या करो, भौगोलिक जो है, जैसे मान लो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार, मतलब क्या कर रहे हैं उनकी लोकेशन जो आपका जो, उसके हिसाब से अगर आप करते हो तो उसे क्या कहते हैं, भौगोलिक क्या कहते हैं, या फिर स्थानिक वर्गीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इसने बोला भौगोलिक या स्थानिक वर्गीकरण क्या होता है, तो इसने बोला इस प्रकार का वर्गीकरण विभिन्न आंकड़ों के बीच स्थित भौगोलिक
अथवा स्थान से संबंधित भिन्नता के आधार पर किया जाता है। क्लियर हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं देखूं तो भारत में राज्यों के अनुसार बेरोजगारी की दरें 2014 के हिसाब से, बेटा ये एग्जैक्ट ये सही नहीं है, मैंने अपनी तरफ से कोई भी फिगर ले रखी है सिर्फ समझाने के पर्पज से कि देखो यहाँ पर राज्य दिए हैं दिल्ली, पंजाब, गुजरात, कुछ भी, हरियाणा, कुछ भी ले लो, और मान लो मैंने यहाँ पे डेट दिए कुछ, मतलब इनकी दरें दी है कि बेरोजगारी दर इतना इतना है इन राज्यों में। तो ये राज्य के हिसाब से नहीं, स्थान के हिसाब से है। तो स्थान के हिसाब से जो वर्गीकरण होता है उसको कहते हैं भौगोलिक वर्गीकरण। सिंपल सा है, स्थान के आधार पर जो वर्गीकरण होगा वो भौगोलिक वर्गीकरण होता है। दूसरा आता है समयानुसार, जिसको कहते हैं कालानुक्रमिक वर्गीकरण, ठीक है, नहीं समय के अनुसार। तो जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है, यानी टाइम के अकॉर्डिंग आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है, तो उसे कहते हैं समयानुसार वर्गीकरण। जैसे भारत में उद्योगों की स्थापना, ये भी फिगर सारी की सारी मैंने अपनी तरफ से बनाई है, इसलिए प्लीज ये मत मानना कि सच्ची फिगर है, बस समझाने के पर्पज से कि राज्यों के हिसाब से ये 2014, 2015, 2016 में मान लो 1100 उद्योग लगे, यहाँ पे 1500 लगे, यहाँ पे 2100, तो ये टाइम के हिसाब से है, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से तो ये कौन सा हो गया, समयानुसार वर्गीकरण हो गया। तो अगर समय के अनुसार वर्गीकरण है तो समयानुसार वर्गीकरण, और अगर स्थान के आधार पर है, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा स्थानिक यानी भौगोलिक वर्गीकरण। फटाफट से नोट डाउन करो, ठीक है ना। वर्गीकरण खत्म होने वाला बच्चा, ठीक है, चैप्टर नहीं, चैप्टर तो बड़ा है बट वर्गीकरण खत्म होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है गुणात्मक वर्गीकरण। देखो स्टैट की कॉपी को आप बचा के रखना, इन फ्यूचर आपके कभी अगर आगे जाके स्टैट आती है, जैसे अगर मैं बात करूं जो एमकॉम करते हैं ना उनके पास सेकंड ईयर में स्टैट आती है, ठीक है ना। तो जहां जहां अगर बीकॉम बीकॉम वालों में इसमें भी स्टैट आती है, तो स्टैट जहां जहां आती है ना तो वहां ये यूजफुल हो सकती है, इसलिए कॉपी को फेंकना मत, बचा के रखना। क्लियर है, ये आपकी मेहनत है, अपने पास बचा के रखो, किसी को देना मत बचे। चलो पता चल रहा है आप इस कॉपी को बेच करके आम पापड़ खा रहे हो या समथिंग कुछ और कर रहे हो, कोई भरोसा थोड़ी ना है, ठीक है ना। चलो गुणात्मक वर्गीकरण क्या है, तो समझ जब आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर या गुणों के आधार पर, जब आंकड़ों को उनकी विशेषताओं अथवा गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। ये दो प्रकार का हो सकता है, साधारण वर्गीकरण जिसको द्वंद्व भाजन वर्गीकरण भी कहते हैं, या बहुगुणी वर्गीकरण। ये साधारण वर्गीकरण कौन सा होता है, इसके अंतर्गत आंकड़ों को गुणों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर, गुणों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा जाता था, इसको द्वंद्व भाजन बोला गया ना। तो साधारण वर्गीकरण वो होता है जिसमें आंकड़ों को ना दो भागों में बांटा जाता है। किसमें बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। क्लियर हो गया, यानी उसमें चाहे विशेष गुण है या ना है, ठीक है, विशेष गुण है आंकड़ों में या नहीं है, वो उसके आधार पर कितने भागों में बांटेंगे, दो। तो वही बोला ना, देखो कि इसके अंतर्गत आंकड़ों को गुणों की उपस्थिति, गुण की उपस्थिति है तथा अनुपस्थिति यानी उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है। जैसे स्त्री पुरुष, शिक्षित अशिक्षित, इस टाइप से, ठीक है ना। गांव शहरी, स्वस्थ अस्वस्थ, इस टाइप से दो भागों में बांटा जाता है, उसे कहते हैं द्वंद्व भाजन। जबकि बहुगुणी में क्या होता है, इस प्रकार के वर्गीकरण में एक से अधिक गुणों के आधार पर, किसके आधार पर, एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। अर्थात इसमें दो से अधिक वर्ग होते हैं, इससे दो से अधिक वर्ग होते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको बहुगुणी वर्गीकरण कहते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा आएंगे। इसमें कितने थे, खाली दो भागों में विभाजित किया था, जैसे स्त्री पुरुष, ठीक है, शिक्षित अशिक्षित, इस टाइप से। जबकि इसमें क्या है, दो से अधिक वर्ग बनेंगे, यानी एक से अधिक गुणों की बात होगी, यहाँ पे एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या है, जैसे साक्षरता के हिसाब से मान के चलो, कितनी साक्षरता के हिसाब से मान लो एक जगह है, उस जगह में मान लो कितने स्त्री कितने पुरुष रहते हैं, ठीक है। तो साक्षरता के हिसाब से कितने स्त्री साक्षर है यानी पढ़ी लिखी है, कितने पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो स्त्री कितने पढ़े लिखे हैं, पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं। फिर उसमें से भी कितने ऐसे जो गांव के रहने वाले हैं, कितने ऐसे जो शहरों के रहने वाले हैं, यानी वर्गीकरण अब एक से ज्यादा में चला गया। कितने उनमें से बच्चे हैं, कितने उनमें से बूढ़े हैं, है ना। तो इस तरह से जो ये बनाया जाता है, ये हमारा कौन सा हो गया, साक्षरता के हिसाब से जो हमने बनाया, ये हमारा बहुगुणी हो गया। किसमें देखो पहले इसके हिसाब से क्या, फिर इसी को, फिर इसको और तोड़ा आगे, गांव में कितने रहते, शहरों में कितने रहते, तो ये एक से ज्यादा हो गया वर्गीकरण, तो उसको क्या बोलते हैं, बहुगुणी वर्गीकरण। जबकि इसमें सिंपल था स्त्री पुरुष बस। अगला शिक्षित अशिक्षित, अलग अलग है सारे, ठीक है ना, ये अलग था स्त्री पुरुष, वो अलग है इसमें। क्लियर है। जबकि यहाँ पे पहले इसमें, फिर इसी को, फिर आगे और पार्ट में तोड़ा। डन। चलो फिर आता है मात्रात्मक यानी संख्यात्मक वर्गीकरण। क्या होता है, तो मैंने कहा इसके अंतर्गत, ठीक है, संख्यात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत
ठीक है, आंकड़ों को संख्यात्मक रूप में, संख्यात्मक मतलब मात्रा के रूप में, ठीक है, क्वांटिटी के रूप में, मात्रा के रूप में समूहों में या वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आंकड़ों को संख्यात्मक रूप से समूहों में, वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। इसका मतलब पहला भौगोलिक था, स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया, फिर समयानुसार था, समय के अनुसार किया, फिर गुणात्मक विशेषताओं यानी गुणों के आधार पर किया, फिर संख्यात्मक मतलब मात्रा के आधार पर, मात्रात्मक यानी संख्यात्मक रूप से इनका वर्गीकृत किया। इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं फटाफट से, नोट डाउन कर लीजिए जब तक आप। तो देखो उसका एग्जांपल देख लो, ये मात्रा के हिसाब से देखो सारा आय के आधार पर मैंने वर्गीकरण किया अपनी मर्जी से कुछ, जैसे 0 से 10,000 कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या है, लोगों की संख्या 1000 है, 10,000 से 30,000 कमाने वालों की संख्या 700 है, 30,000 से 50,000 कमाने वालों की संख्या कितनी है 400 है, और 50,000 से 70,000 कमाने वाले की संख्या कितनी है 900 है, यानी मासिक मंथली इतना कमाते हैं। तो ये मात्रा के रूप में मैंने दिखा दिया डेटा पूरा, तो ये बन गया आपका मात्रात्मक यानी संख्यात्मक। तो एक काम करते हैं, पार्ट नंबर 1 को यहीं पे खत्म करते हैं, जो पार्ट नंबर 1 था उसको यहीं पे खत्म करते हैं। पार्ट नंबर 2 देखो, आइए वर्गीकरण भी खत्म हो गया है, वर्गीकरण खत्म हो चुका है। अब हम चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे इसके बारे में, तो इसको खत्म करते हैं यहाँ पे। पार्ट नंबर 2 में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।